सभी को याद ही है लास्ट टाइम 19 नंबर न्यूमेरिकल हमने किया हुआ था। आज उससे आगे चलेंगे और वो न्यूमेरिकल जो 20 नंबर है आपके सामने है। लिखा हुआ है एक तार में 8 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। कौन? वही तार। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो चीजें दी गई है मुझे न्यूमेरिकल पे हम उसको नोट करना चाहेंगे। 8 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है तो I इज इक्वल टू 8 एम्पियर और ये जो तार है ये 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। 0.15 टेस्ला और क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए हैं तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है और ये ऐसा कंडक्टर है, इस पे करंट आई फ्लो हो रही है और ये इसकी दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ है। इसकी एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई, तो आपको तार की 1 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा ये पता लगाना है। तो लंबाई हमको कितनी लेनी पड़ेगी? 1 मीटर और उसकी 1 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा ये आपको मालूम करना है। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या आप बता सकते हैं ऐसी सिचुएशन पर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? IBL साइन थीटा। वेरी गुड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, उसके लिए फॉर्मूला है IBL इंटू साइन थीटा। वैसे सारा कुछ बहुत आसान है। B की जगह पर 0.15, L 1 मीटर है और साइन थीटा 30 डिग्री। 15 से इसको गुणा करेंगे 120, 2 डिजिट्स पे पॉइंट आएगा तो 1.2, साइन 30 1/2 0.6 न्यूटन। इसका मतलब है चालक तार पर इतना बल लगेगा 0.6 न्यूटन का। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछी गई है कि बल का परिमाण तो 0.6 न्यूटन आएगा। डायरेक्शन ज्ञात कीजिए कितनी किधर की तरफ होगी। आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसमें बहने वाली धारा, दोनों की दिशा के लंबवत डायरेक्शन आएगी उसकी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि F की दिशा क्या होगी? वेक्टर B व I की दिशा के लंबवत। और लंबवत में किधर की तरफ होगी तो उसके लिए फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। इसको B की तरफ करिए, इसको I की तरफ करिए। B किस तरफ? इधर की तरफ। I ऐसा लगभग ऊपर की तरफ है तो ये किस तरफ बल लगेगा? अंदर की तरफ। तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ, ये दोनों के तल के कैसा आ जाएगा? लंबवत आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम और आगे क्वेश्चन पे लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। देखिए ये एक परिनालिका हमने बना ली ऐसे, ये इसकी अक्ष हो गई और जो तार है वो कैसे रखा है? अक्ष के लंबवत। मतलब हम चाहें तो तार को हम ऐसा रख सकते हैं। देखो अक्ष के साथ ये कंडक्टर कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। क्लियर? एक परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष के लंबवत, मतलब ये जो परिनालिका है आप एक की जगह इस कर सकते हो। इस परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। अरे नहीं, एक ही रहना चाहिए। आई एम सॉरी।
मुझे ऐसा लगा प्रणालिका एक बार हम पहले भी बोल चुके हैं, मैंने एक ही सेंटेंस 2 बार पढ़ लिया। एक बार फिर से, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार इसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान बताइए। आपको इस तार में करंट भी फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की, और ये चुंबकीय क्षेत्र में, आपको याद होगा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में ही हमने ये तार रख दिया और उसमें रख के करंट भी फ्लो करवा दी 10 एम्पियर की। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर तो बल लगता है। उसको निकालते कैसे हैं? IBL sin थीटा से। तो यही सब लगाएंगे फॉर्मूला इस पे। चलिए सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं कि कौन सी चीज हमको दी गई है। 3 सेंटीमीटर लंबाई का तार है, L = 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × 10⁻⁻² मीटर। 10 एम्पियर की धारा बह रही है, I = 10 एम्पियर। तार प्रणालिका के भीतर अक्ष के लंबवत रखा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अक्ष के अनुदिश बनता है, याद होगा प्रणालिका के भीतर, लेकिन ये लंबवत रखा है। तो अब आप देख सकते हैं B और I के बीच का एंगल कितना बनेगा? यहाँ 90 डिग्री, मीन्स थीटा विल बी 90 डिग्री। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दी गई है जो कि 0.27 टेस्ला है। तो तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान बताइए। तार पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये आपको पता लगाना है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यहां पर IBL sin थीटा। आपको I मालूम है, B मालूम है, L मालूम है और थीटा भी मालूम है। ये हम नहीं कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को खुद ब खुद करना है, और मैं इसका केवल आंसर बता रहा हूं आपको। इसका आंसर आएगा 8.1 × 10⁻² न्यूटन। 10⁻² न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सभी को? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक हमसे बता दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू आवर सीरियल, बुक में क्या है मुझे फर्क नहीं है, हमने जिस सीरियल में लगाए हैं उसमें ये 22 नंबर पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का एक किरण पुंज, एक वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन का एक किरण पुंज है, एक वैद्युत क्षेत्र जो कि y अक्ष की दिशा में है 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तथा चुंबकीय क्षेत्र BZ = 1000 गॉस में से गुजरता है। देखो इसका मीनिंग बेटा क्या है, आप सभी बच्चे एक चीज तो बड़े अच्छे से जानते हैं, 3 डायमेंशनल डायरेक्शंस अगर आप देखते हैं, ये दिशा अगर x अक्ष है, या ऐसा कर लेते हैं इसको y मान लो, इसको z मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x। ठीक है, EY = 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। EY का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र जो है वो y अक्ष की दिशा में है, और कितना वैद्युत क्षेत्र? 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर है। चुंबकीय क्षेत्र BZ, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग Z एक्सिस, जो चुंबकीय क्षेत्र वो Z अक्ष के अलोंग है, इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, में से होकर गुजरता है। उन इलेक्ट्रॉनों का वेग ज्ञात करो जो अविक्षेपित दिशा में गुजर जाते हैं। मतलब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन गुजारेंगे तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आपको पता लगानी है जो अपने रास्ते से ना तो ऐसा हटेंगे ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और ना ऐसा वैद्युत क्षेत्र की तरफ जाएंगे, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। क्या इतनी सी बातें सुनकर किसी भी स्टूडेंट को याद आ रहा है कि ऐसी चीज कहीं पढ़ी गई है? अभी तक नहीं ध्यान आ रहा है, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं यार। मुझे डर है किसी दिन आप यहाँ पर आओ और जब हम यहाँ पर खड़े हो फिर आप पूछो, हम ही से पूछ लो आप कौन है, क्योंकि आपको भूलने की आदत बहुत ज्यादा है। आपको याद आ जाना चाहिए, इसको हमने पढ़ा था वेलोसिटी फिल्टर में, वेग फिल्टर, जिसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत लगाया
और इस तरह से कि अगर वैद्युत क्षेत्र किरण पुंज को ऊपर मुड़ना चाहे तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे मुड़ना चाहता है। फिर हम दोनों का ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं ताकि किरण पुंज जो इलेक्ट्रॉन पुंज जाए वो इलेक्ट्रॉन पुंज ना तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले, वो विदाउट एनी डेविएशन इट शुड गो स्ट्रेट, उसको सीधा चले जाना चाहिए। वेलोसिटी फिल्टर याद आ गया अब आपको? भले उसका फॉर्मूला नहीं याद आया होगा पर ये चीज जरूर अब याद आ गई होगी। उसके मुताबिक अविक्षेपित इलेक्ट्रॉन पुंज का जो वेग होगा वो क्या होता है? अविक्षेपित इलेक्ट्रॉन पुंज का वेग, हर एक बात आपको सिखाई गई है। फर्क बस इतना है कि कुछ बातें आपको याद रहती हैं और कुछ बातें समय के साथ आप बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। V का फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है तो EY, और मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस के अलोंग है तो BZ। ठीक है, अब EY और BZ यूज करेंगे। इस बार हमने ये लिखा नहीं है कि क्या क्या हमको दिया गया है, तो डायरेक्ट यूज कर लिया जाए। EY की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर है ना, इसको वोल्ट पर मीटर में बदलने के लिए हमें 10 टू द पावर -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो भैया, वोल्ट तो ठीक ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे आप? 10 की घात -2 से गुणा ही तो, भागी तो देंगे, बटे में सेंटीमीटर है ना तो अपॉन में ही तो करेंगे। अपॉन BZ 1000 गॉस। क्या आपको याद है गॉस मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट है, तो 1 गॉस में कितने टेस्ला होते हैं? 10 की घात -4, तो हम 1000 लिखेंगे, मतलब 10 टू द पावर 3 और उसमें 10 की घात 4 से क्या करा देंगे? गुणा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 200 इंटू 10 टू द पावर +2 जब ये ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में क्या है बेटा? इन दोनों को सॉल्व करोगे 10 की घात -1, जब ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये भी उसमें जुड़ जाएगा 3, और इसके भी 2 जीरो ले लो ना, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और मीटर पर सेकेंड। तो जिन इलेक्ट्रॉन पुंज का वेग 2 गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा, वो ना तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पे टर्न करेंगे ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पे टर्न करेंगे, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। ये उस वेग का फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको याद दिला देता हूं, वेलोसिटी फिल्टर का एक आर्टिकल पढ़ा गया था जब हमने ऑरोरा वगैरह पढ़ा था, उस वक्त वेलोसिटी फिल्टर भी पढ़ा हुआ था, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लें आप इसे। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। यूनिट का कन्वर्जन समझ में नहीं आया आपको? अपॉन में सेंटीमीटर है ना बेटा, तो मीटर में बदलने के लिए अपॉन नहीं तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लिकेशन करा जाएगा, और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड आई होप कि आप समझ गए हैं। नहीं समझ पाए? समझ गए हैं, चलिए बड़ी अच्छी चीज है, आप बहुत समझदार हैं, इसलिए तो हमको कम मेहनत पड़ती है आपको समझाने में। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें इसे, आगे और भी न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ एक सीधी क्षैतिज चालक क्षण, फिगर में भी देखो बना है, ये चालक क्षण है। एक सीधी भी है, क्षैतिज भी है और चालक क्षण, जिसकी लंबाई 0.45 मीटर है एवं द्रव्यमान 60 ग्राम है उसका, 60 ग्राम की ये क्षण यहां पर लटकी हुई है। इसके सिरों पर जुड़े 2 ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी है। देखो इसके दोनों सिरों पर एक तार ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, तो दोनों पर ये क्षण लटकी हुई है। तारों से होकर क्षण में 5 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तारों के जरिए से हम यहां से 5 एम्पीयर धारा भेजते हैं, वो 5 एम्पीयर की करंट इसमें से होकर आती है और फिर ऐसे निकल जाती है। तो तारों के द्वारा इस क्षण में कितने एम्पीयर की करंट जा रही है? 5 एम्पीयर की करंट जा रही है। पहला पार्ट है
चालक के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए कि तारों में तनाव शून्य हो जाए। एक काम करते हैं, पहले नोट करते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले लेंथ L है 0.45 मीटर, द्रव्यमान दिया गया है 60 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 50, नहीं 2 5 10, तो 50 बार में घट गया, इतने किलोग्राम द्रव्यमान आ गया देखिए तार का। ठीक है, और इसमें धारा कितनी बह रही है बेटा? करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की। अब पहले पार्ट पे आते हैं, ध्यान से जरा सुनिएगा हमारी बात। जब ये चालक छड़ लटकी है तो गुरुत्व बल जो कि पृथ्वी लगा रही होगी कितना mg, वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगाएगी। इस गुरुत्व बल की वजह से, इस गुरुत्व बल की वजह से ये तारों में क्या उत्पन्न होगा? तनाव। तनाव किधर की तरफ उत्पन्न होगा? ऊपर की तरफ, ऐसा। ठीक है, ये नीचे की तरफ खींचेगा तो तनाव ऊपर की तरफ ऐसा उत्पन्न होगा। फर्स्ट पार्ट में बोला गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए। ये जो क्रॉस दिखाए जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अंदर की तरफ है, इनसाइड। कितना तीव्र चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना कर दिया जाए कि तारों में तनाव शून्य हो जाए। अब आप बताएं तारों में तनाव है किस वजह से? इसके वेट की वजह से। उन्होंने बोला चुंबकीय क्षेत्र को कितना कर दे कि तारों का तनाव खत्म हो जाए। तो मेरा ये सोचना है कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार पर ऊपर की तरफ एक बल लगाए, और कितना लगाए तो आंसर इसके भार के बराबर लगाना शुरू कर दे। तो अगर नीचे की तरफ भार लग रहा है 10 न्यूटन और ऊपर की तरफ भी 10 न्यूटन लगना शुरू हो जाएगा, तो इसका जो नेट वेट होगा वो कितना हो जाएगा? 0, और फिर इन तारों में कोई तनाव नहीं रह जाएगा। फिर आप ये तार हटा भी दोगे ना तो ये हवा में भी लटका रह सकता है, क्योंकि अगर 10 न्यूटन नीचे की तरफ है तो 10 न्यूटन ऊपर भी तो है। तो अगर ये आप इसके जो सहारे हैं, तार हैं, अगर आप इनको हटा भी देते, रिमूव भी कर दो ना, तो वो ये जो चालक तार है ना, ये हवा में लटका रह सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? जितना इस पर बल नीचे की तरफ वेट के द्वारा लगाया जा रहा है, उतना ही फोर्स हमको ऊपर की तरफ लगवाना है चुंबकीय बल के द्वारा। ये काम आपको करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व भी कर चुके हो पहले भी, जिसमें हमने किया ये था कि तार का जो भार है वो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल के बराबर किया गया था। भाई आप यही तो चाहते हैं ना कि इस पर बल हम किस तरफ चाहते हैं? ऊपर। लंबवत है तो बल लगेगा कितना? IBL साइन थीटा, थीटा का मान 1 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंबवत है ये। तो ऊपर की तरफ चुंबकीय बल कितना है? IBL। नीचे की तरफ इसका गुरुत्व बल कितना है? mg। जब ये दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे, उस वक्त अगर ये तार हटा भी देंगे तो हवा में लटक सकता है, अर्थात इन तारों में तनाव खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि तारों में तनाव खत्म हो जाए, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार मतलब तारों में तनाव ना रह जाए, इसके लिए प्रश्नानुसार चालक तार पर ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है IBL, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए? गुरुत्व बल के बराबर हो जानी चाहिए। ये बताइए, ये चीज आपको समझ आई कि मैंने बोल दिया तो बस आपने हाँ में आंख मिला दिया? आ गया समझ में? गुरुत्व बल हमेशा किधर की तरफ लगेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। हम क्या चाहते हैं यहां पर, और दूसरा बल कौन सा लग सकता है? चुंबकीय बल। तो हम चाहते हैं वो इसके उल्टा लगे और विपरीत दिशा में लगने के साथ साथ इसके बराबर लगे। और अगर ऐसा हो गया फिर तारों का तनाव कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आपको B निकालना है तो B इज इक्वल टू कितना होगा? mg अपॉन I इंटू L। देखो बेटा, M की जगह पर क्या लिखना चाहिए? M 3/50 इंटू G की जगह पर 9.8 अपॉन I इंटू L। I कितना है?
5 एम्पियर है और एल की वैल्यू है 0.45 मीटर। ऐसे 2 अंक पे दशमलव यहां, 1 अंक पे यहां, 1 0 ऊपर बढ़ा सकते हैं हम। इसके 1 0 से आप इसका भी 1 0 खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कैंसिलेशन हो सकता है 3 से, 15 बार में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 15 तिया 45, ठीक है। अब तो और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ऊपर क्या बचा 98 और नीचे 25 और 25 गुणे 15, तो 225 और 125 350, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। 25 पंचे 125, हासिल लगे 12, 25 एकम 25 और 12 37, 375। और जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपको भाग बहुत अच्छे से आता है देना, करना नहीं आता भाग, आपको भाग करना आता है ना, तो यही तो मैं आपके बारे में समझता हूं। इसलिए इसका यूनिट क्या आ जाएगा, टेस्ला। 375 से 98 को भाग करेंगे और ये आंसर में मिलेगा आपको 0.261 टेस्ला, 261 टेस्ला। मैं नहीं कर रहा फिर से, क्यों? क्योंकि ये जोड़ घटाना गुणा भाग, अभी यार ये आप करो ना, अभी इस एज में आके भी आप ये हमसे ही करवाओगे तो फिर तो बड़ा अजीब लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा बचपन में आपने जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा ही नहीं है क्या? सीखा है ना सबने? हाँ, देखो सारे बच्चे हाँ कर रहे, झूठ मत बोलियो, ठीक है। ओके, बी पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। बी पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है। और एक चीज देखो, IBL आप ऊपर की तरफ लगवाना चाहते हो ना, IBL चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल ऊपर की तरफ चाहिए, तो आप करंट किस तरफ फ्लो करवाई है, इधर से इधर। क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। बी किस तरफ है, अंदर की तरफ। IOM सॉरी, इसको बी की तरफ करना है ना, इसको एल की तरफ। तो ये मैंने जो फर्स्ट फिंगर है इसको बी की तरफ कर दिया और इसको इसकी तरफ कर दिया, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, सब कुछ सेट हो गया। अब बी पार्ट देखिए, उन्होंने बोला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि यथावत रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम ना बदलें और किधर की तरफ रखें, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तार में धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए, धारा भी ऐसे बह रही है, अब धारा को हम ऐसे फ्लो करवा दें इधर की तरफ, तो उस समय बोल रहे हैं तारों में तनाव कितना आ जाएगा। बेटा ध्यान से देखिएगा आप गौर से, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, अंदर की तरफ, और अब करंट किस तरफ फ्लो करवा रहे हैं, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट। तो मुझे ना ऐसे करना पड़ेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये करंट की डायरेक्शन पे। तो थंब किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है आपको, उस समय ये जो IBL है ये किस तरफ लगना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये कंडीशन A में था, कंडीशन B में ये IBL किस तरफ लगना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ। कुछ बात समझ में आई? तो जब कंडीशन A में ऊपर की तरफ लग रहा था तो इस फोर्स ने इस फोर्स को बैलेंस कर लिया था और तारों में तनाव का मान फिनिश कर दिया था। लेकिन बी पार्ट जो है उसमें IBL भी नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। ये mg तो नीचे की तरफ लग ही रहा है, IBL भी नीचे की तरफ लगने लगेगा। अब आप ही सोचिए, इसे 2 डोरियों से हम ऐसा बांध दें, एक लोग पहले mg भार के लटके हो इस पर और एक और IBL वजन का लटक जाए इस पर, तो तनाव डोरियों में बढ़ जाएगा, घट जाएगा या सेम रहेगा? बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। अब तनाव कितना हो जाएगा, ये कंडीशन नंबर 2 में तारों पर कुल तनाव, कैसे निकाला जाए तारों में कुल तनाव बताइए। mg तो पहले से नीचे की ओर वर्क करता था, IBL भी नीचे लगने लगा, दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, तो नेट टेंशन कितना मिलेगा आपको, mg प्लस IBL, बिकॉज mg and IBL both are in same direction, and when two forces are in same direction then we will add them for finding their resultant,
उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बात नहीं समझ में आई, लेकिन नहीं आई, आ गई सबको, आ गई। अरे यार आपने क्लास 11 में पढ़ा है, जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में होती हैं तो परिणामी कैसे निकालते हो, जोड़ के। विपरीत दिशा में होती है तो बड़ी वाली राशि में छोटी वाली राशि को माइनस कर देते हैं। लंबवत दिशा में होती है तो अंडर रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। यहां दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको MGIBL सब पता है और आप बड़े होशियार बच्चों में से एक हैं, ये मुझे पता है। M की जगह पर क्या लिखेंगे, G की जगह 9.8 प्लस व्हाट इज I 5 एम्पियर। B की वैल्यू कितनी है भाई, अच्छा यहां से आएगी निकल करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। और लेंथ कितनी है वायर की, 0.45 मीटर। बउआ हो, अब ये बताओ हमको कि क्या आप इसका गुणा नहीं कर पाओगे, तो क्या इनका गुणा नहीं कर पाओगे, तो क्या फिर उसके बाद दोनों का गुणा करके जोड़ नहीं पाओगे, तो फिर जब इतना कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा मैं बता दे रहा हूं आपको, 1.175 न्यूटन। एक्चुअली इन द न्यूमेरिकल्स व्हाट इज द मेन लॉजिक, आपको उसका तरीका समझ में आना चाहिए कि प्रोसीजर क्या हो रहा है, आखिरकार चल क्या रहा है न्यूमेरिकल में। एक बार आपको न्यूमेरिकल का प्रोसीजर समझ में आ गया ना, फिर केवल कैलकुलेशन रहती है। और क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी है इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं। कैलकुलेशन डिफिकल्ट आएगा, ऑलरेडी आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं करके दिखा दूंगा उससे। तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर ले, इसके बाद और भी 2-4 न्यूमेरिकल रह जाते हैं, जल्दी से उन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, अगला न्यूमेरिकल नंबर 24। 10,000 गॉस तीव्रता का एक चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल लंबवत लगा हुआ है। विद्युत क्षेत्र को 600 वोल्ट विभवांतर की दो प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के द्वारा लगाया गया है। मतलब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आपको फिगर बना के दिखाता हूं, दैट विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लेट हमने कैसी कर दी है, पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट हमने कैसी रखी है, नेगेटिव। दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर ऐसा आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके लंबवत लगा हुआ है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा शो कर सकते हो। इसका मतलब एक तल के लंबवत अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, हो गए दोनों लंबवत एक दूसरे से, ठीक है। इन दोनों की लंबवत दिशा में गति करने वाले उस आवेशित पुंज का वेग ज्ञात करो जो अविक्षेपित दिशा में गुजर सके। अब इन दोनों के बीच में से हमने क्या पास करा दिया, एक आवेशों का एक पुंज पास करा दिया। अब वो पुंज जाए और वो ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पे मुड़े और ना मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पे मुड़े, वो सीधे निकल जाए बिना विचलित हुए। ऐसे आवेशित पुंज का वेग आपको पता लगाना है। अभी इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाया हमने थोड़ी पहले। सबसे पहले ये नोट करते हैं कि व्हाट आर द गिवन इन दिस क्वेश्चन। 10,000 गॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स 10 to the power 4 गॉस, और बेटा 10 की घात 4 गॉस का ही तो 1 टेस्ला होता है, तो 10 की घात 4 गॉस की जगह सीधे 1 टेस्ला लिख दिया हमने। विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र को 600 वोल्ट विभवांतर की दो प्लेटें, ये जो दो प्लेटें लगी हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 600 वोल्ट है। और जो दोनों प्लेटें हैं बेटा ये एक दूसरे से सब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी हैं। मींस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 2 सेंटीमीटर। यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। हाउ विल यू कन्वर्ट? बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the power -2। 10 की घात -2 से गुणा करके आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं।
इन दोनों की लंबवत दिशा में गति करने वाले उस आवेशित पुंज का वेग ज्ञात करो जो अवक्षेपित दिशा में गुजर सके। फिर से वेलोसिटी फिल्टर और वहां से अवक्षेपित दिशा में गुजरने वाले आवेशित पुंज का वेग। अविक्षेपित दिशा में गुजरने वाले आवेशित पुंज का वेग। क्या बता सकते हैं बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा? अभी अभी लगाया थोड़ी देर पहले हमने, नहीं बता पाओ तो एक आधे को तो मारेंगे अभी हम, देखना। हाँ बताओ। अरे बउआ बहुत जल्दी भूल जाते हो आप। E अपॉन बी। अभी भी नहीं याद आया आपको? अब याद आ गया? अरे भाई भूला ना करो। देखो हम आपकी कितनी बड़ाई करते रहते हैं और आप हमें लगता है कि भूल जाते हो बड़ी जल्दी से। ई की वैल्यू बताइए। ई की वैल्यू तो दी नहीं है, कैसे निकाल सकते हैं? कुछ तरीका मालूम है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू E अपॉन डी, कि E इज इक्वल टू V अपॉन डी। E इज इक्वल टू V अपॉन डी। वेरी गुड। तो वहां से E की जगह पर कैसे निकाल सकोगे? V अपॉन डी, और B की जगह पर B। ठीक है, याद रखें ये वेलोसिटी के लिए और ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। V इज इक्वल टू कैपिटल V की वैल्यू बहुआ कितनी है? 600। स्मॉल d 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, और B की जगह पर बेटा 1। और ये तो बड़ा आसान हो गया, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 300। इसको ऊपर भेजोगे 10 की घात +2 हो जाएगा, और इसके भी 2 जीरो है ना, काम के नहीं है, उसको दे दो यार तुम। तो ये V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड। 30,000 मीटर पर सेकेंड की चाल से जो आवेशित पुंज जाएगा ना तो उसे इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी तरफ मोड़ सकता है, ना उसे मैग्नेटिक फोर्स अपनी तरफ मोड़ सकता है, सीधे निकल जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद अगले न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि आप समझ गए, नहीं समझ पाए? सबको आ गया ना समझ में? अच्छा, तो जल्दी बोल दिया करो, 1 घंटे बाद बोलते हो, टाइम बर्बाद करते हो सबका। अगला न्यूमेरिकल देखिए जल्दी से। एक लंबे सीधे तार में एक लंबा सा सीधा तार है, अनंत लंबाई का आप मान लो। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है भाई। तार से 20 सेंटीमीटर दूर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक बिंदु है P, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आपको पता लगाना है। ये तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले व्हाट आर द गिवन टू अस? I इज इक्वल टू 35 एम्पियर। ओके, एंड डिस्टेंस कितनी दी गई है? कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। मीटर में बदलोगे क्या किया जाए? 100 से भाग, मतलब 1/5 मीटर। तो R की वैल्यू 1/5 मीटर आ गई। क्या किसी भी स्टूडेंट को याद है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उससे कुछ दूरी पर जो बिंदु होता है वहां कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है? वी नो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। वेरी गुड। μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ0 अपॉन 2 पाई? कैन यू टेल मी? 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, और I की जगह पर भैया 35 एम्पियर। R की जगह 1/5 लिखेंगे तो पलट जाएगा, नंबर ऊपर आ जाएगा। अब इसको फिर से मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, और जहां तक मैं आपको जानता हूं गुणा आप करते आ रहे हैं लगातार, तो आप कर सकते हैं, आप प्लीज कर लीजिए। इसको आंसर बता देता हूं मैं आपको इसका। 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। ठीक है, चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 26 पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर खींचे क्षैतिज बिजली के तार में, पृथ्वी से कुछ हाइट पर ऐसा बिजली का तार जा रहा होगा एक, ये ऐसे जा रहा है।
90 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर। डायरेक्शन देखो, यहां पर मैं हल लिख देता हूं। डायरेक्शन के लिए आप सभी को याद होगा, ये हम पूर्व लेते हैं, पश्चिम, ये उत्तर और इधर की तरफ दक्षिण। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है ऐसे। कितनी करंट फ्लो हो रही है? 90 एम्पियर। तार के 1.5 मीटर नीचे, इस तार से 1.5 मीटर नीचे यहां पर एक पॉइंट है और आप विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा पता लगानी है। यहां ये कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए बता सकते हैं आप मुझे? फिर से वही, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले I इज इक्वल टू 90 एम्पियर, डिस्टेंस है 1.5 मीटर। अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, μ0/2 पाई I/R। μ0/2 पाई I/R। μ0/2 पाई की जगह पर बेटा 2 × 10⁻⁻7, I 90 एम्पियर, R 1.5। सॉल्व कर सकते हैं आप, जीरो बढ़ जाएगा। 60 टाइम्स में 900 कैंसिल हो जाएंगे 15 से, 15 6 का 90। 60 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा? 120। 120 गुणे 10 की घात -7। 2 अंक दशमलव हम इधर खिसकाना चाहते हैं। 1.2 × 10⁻⁻5 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ओके, आपको समझ आया कि नहीं आया? 27 नंबर पे आ जाइए। एक मोटर गाड़ी को चालू करने वाले तारों में 30 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक मोटर गाड़ी को चालू करने वाले तार जो हैं, उन दोनों में 30 एम्पियर की धारा ऐसा प्रवाहित होती है। मतलब मान लिया कि ये मोटर गाड़ी चालू करने जा रहे हैं, दोनों में धारा कितनी कितनी बह रही है? I1 भी 30 एम्पियर है, ओ आई एम सॉरी 300 एम्पियर, और I2 भी 300 एम्पियर है। तो ये आपको फिगर देख के कुछ थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा है? धुंधला सा। दो समांतर धारावाही तारों पे जो बल का आर्टिकल पढ़ा था हमने, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 300 एम्पियर। तारों के बीच एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा? क्या आप बता सकते हो तारों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का क्या सिंबल होगा? F/L, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। यदि वे 70 सेंटीमीटर लंबे हों तो L की वैल्यू कितनी है? 70 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे आप, और इस तरीके से ये बन जाएगा 0.7 मीटर। 1.5 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, दोनों के बीच का डिस्टेंस R इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये बल आकर्षण है कि प्रतिकर्षण? बैटरी में जब करंट जाएगी तो एक से जाएगी तो समान दिशा में कहां आएगी? फिर ऐसे। तो आप सोचो, बैटरी से जब करंट जाएगी, सेल्फ स्टार्टर आपका होता है, बैटरी से लगाते हो, एक से करंट जाएगी और दूसरे से वापस आएंगे चार्जेस। तो ये कौन सी दिशा में होंगे? विपरीत दिशा में। इसलिए बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, बल लगेगा कितना ये आपको पता लगाना है। क्या आपको F/L का फॉर्मूला याद है? μ0/2 पाई I1 × I2/R। μ0/2 पाई के लिए क्या लिखोगे? 2 × 10⁻⁻7 I1 गुणे I2, 300 गुणे 300, 90,000।
300 गुणे 300 90,000 नहीं हो जाएगा? बेटे आर की जगह पर क्या लिखोगे बेटा? 1.5 दशमलव हटेगा, एक जीरो और बढ़ेगा, 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया और 4 जीरोज और आ जाएंगे। देखो 4 जीरो तो बेटा आप इसको दिला दो और ये 6 दूना कितना कर दो 12 गुणे 10 की घात -3, 4 जीरो इसको मिल गया ना, -7 + 4 -7 + 4 कितना बन गया? -3 तो बना। और तब तक ये 6 दूना कितना हो गया 12। आप एक अंक और खिसकाना चाहो तो 1.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होगा। क्यों? एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। अरे ये तो नहीं आ रहा है, कौन? ओ ये सेंटीमीटर में है। अरे यार जल्दी में मैंने इसे मीटर में लिख लिया। 1.5 गुणे 10 की घात -2 मीटर, पर उससे भी तो ये नंबर नहीं बदल पाएगा ना। एकांक लंबाई पर कितना बल होगा? वैसे अब इनका आंसर गलत है क्योंकि उन्होंने ये एल ना इधर लेके किया हुआ है। अब आप सोचो आपको एकांक लंबाई पर बल निकालना है, इन्होंने तो पूरी 70 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकाला है, तो इनका कैलकुलेशन गलत है। हाँ हमारे में भी गलत है, 10 की घात -2 का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 10 की घात -2 इसके साथ जुड़ के क्या बना लेंगे? +2 बना लेंगे। ये कितना बच जाएगा? -1। और उसकी वजह से आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा। फिर 1.2 न्यूटन पर मीटर, ये हमारा जवाब आ जाएगा। हर 1 मीटर लंबाई पर कितना फोर्स लगेगा? 1.2 न्यूटन। 1.2 न्यूटन पर मीटर इतना फोर्स लगेगा 1 मीटर लंबाई पर तार की। ये हमारा आंसर आ गया। आप इसे जल्दी से नोट कर लें। एक न्यूमेरिकल और बचा, उसको लगा देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है। तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ये तार की एक वृत्ताकार कॉइल है, इसमें 100 फेरे लगे हुए हैं। फेरों की संख्या को किससे लिखते हैं? एन से। 100 टर्न्स है इस पे। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है सबकी? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्या किया जाए? 8 × 10⁻⁻2 मीटर। इनमें 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब क्या लिख दिया जाए इसको? I = 0.4 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये तो बड़ा आसान है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, क्या आप बताएंगे हमको? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें आप? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 Ni/r। μ0/2 की जगह पर होगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻7। n की जगह पर 100, 100 मीन्स 10⁻2। I की जगह पर 0.4 एम्पियर और R की जगह पर लिखेंगे 8 × 10⁻²। ठीक है भाई। देखो बेटा, इसका 1 दशमलव हटा दो, इसमें 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। 8 था 80 हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा किया, कितना बना? 8 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 10 टाइम्स में। ठीक है, यहां हम कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 3.14। पावर्स को जरा एडजस्ट कर लीजिए। -7 + 2 -5, फिर ये नीचे से ऊपर आके +2 हो जाएगा, तो -5 + 2
-3, एक 0 ये ऊपर आके माइनस आ जाएगा, -4। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, ये ऊपर आया तो +2 होके इसके साथ कितना बना लिया, 4, -7 + 4 -3, और ये ऊपर और आएगा तो ये माइनस की पावर फिर लाएगा, तो पावर -3 और -1, इसकी पावर कितनी आ गई, -4। और तो कुछ बचा नहीं, बस इतने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मिल जाएगा आपको। 3.14 × 10⁻⁻4 टेस्ला। और इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल भी आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आगे और भी हम लोग स्टडी करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। ओके, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।